A very good morning. I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Ismati College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we start anti-anginal agents. So, anti-anginal agents are those drugs which is used in the treatment of angina. Angina is also known as angina pectoris. So, let me start first angina disease. So, angina pectoris is a clinical syndrome characterized by episodes of chest pain. It occurs when there is a deficit in myocardial oxygen supply in relation to myocardial oxygen demand. It is most often caused by atherosclerotic plaque in the coronary arteries, but may also be caused by coronary vasospasm. The development and progression of atherosclerotic plaque is called coronary artery disease. Atherosclerotic plaque narrow the lumen, decrease the elasticity and impair dilation of coronary arteries. So the result is impaired blood flow to the myocardium, especially with exercise or other factors that increase the cardiac workload and need for the oxygen. In case of angina, oxygen delivery and oxygen demand is imbalanced. Okay. एंजाइना कब होता है? जब कोरोनरी आर्टरी डिसीज में प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी डिसीज में प्लैक का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? उसका जो ल्यूमेन है उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। साइज रिड्यूस होने के कारण ब्लड की सप्लाई जितनी होना चाहिए उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण कार्डियक को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उतनी ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाती, जिसके कारण एंजाइना कॉज होता है और चेस्ट पेन बढ़ता है। टाइप्स ऑफ एंजाइना: फर्स्ट इज स्टेबल एंजाइना, सेकंड इज अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना. So first one is stable angina. Stable angina usually has something blocking their arteries or making it difficult for blood flow into the heart. Develop when your heart work heart works harder, such as when you exercise or climb stairs. Stable angina attack lasts a short time, maybe few minutes or less. Disappear sooner after rest. और ये इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, मतलब जो चेस्ट पेन होता है वो बहुत ही कम पीरियड्स के लिए आता है और बहुत ही जल्दी वो डिसअपियर भी हो जाता है। जैसे ही आप रेस्ट करेंगे तो जो भी उसके सिम्टम्स आपको दिख रहे थे वो सब डिसअपियर हो जाएंगे, या फिर आप जो एंजाइना की कोई मेडिकेशन ले लेते हैं तो भी वो डिसअपियर हो जाएंगे. सो स्टेबल एंजाइना इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना. It usually happens when you exert yourself and goes away with rest. ये कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, उस केस में स्टेबल एंजाइना कॉज होता है ना. लेकिन ये डिसअपियर भी हो जाता है जैसे ही आप रेस्ट करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, pain that comes on when you are walking uphill or in the cold weather is often angina. आपको कब एंजाइना का अटैक या चेस्ट पेन होगा? जबकि आप किसी मतलब हिल एरिया पर वॉक कर रहे हैं या एकदम कोल्ड वेदर में आप हैं, तो उस केस में चेस्ट पेन के चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू एंजाइना. Second one is unstable angina. Unstable angina is a condition in which your heart
doesn't get enough blood flow and oxygen, it may lead to heart attack, occur even at rest. It usually more severe and lasts longer than stable angina, maybe 30 minutes or longer. आपने देखा था स्टेबल एंजाइना जो है वो जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉर्ट हो जाते हैं, है ना, जैसे बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली और फिर आप रेस्ट के लिए जाते हैं, उस केस में आपको स्टेबल एंजाइना के कारण चेस्ट पेन होता है। लेकिन इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, है ना, अनस्टेबल एंजाइना आपको रेस्टिंग कंडीशन में भी इसका अटैक आ सकता है, मतलब कि आपको चेस्ट पेन हो सकता है। ये बहुत सीवियर है एज कंपेयर टू स्टेबल एंजाइना। और स्टेबल एंजाइना में जो चेस्ट पेन होता है वो विद इन 5 मिनट्स ठीक भी हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना के केस में जो चेस्ट पेन होता है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, अप्रॉक्स 30 मिनट्स और लॉन्गर, मे नॉट डिसअपियर विथ रेस्ट। स्टेबल एंजाइना में आप रेस्ट करते थे तो वो डिसअपियर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ये डिसअपियर नहीं होता विथ रेस्ट। और यूज ऑफ एंजाइना मेडिकेशन माइट सिग्नल अ हार्ट अटैक। ये देखिए इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्लियर होगा स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। ये देखिए स्टेबल एंजाइना में ये है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्म हुआ तो उसके कारण क्या हो गया, ये आपके कोरोनरी आर्टरीज का ये ल्यूमन जो है उसकी साइज रिड्यूस हो गई, जिससे यहाँ से जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए था उतना ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो कार्डियक को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसके कारण आपको जो चेस्ट पेन होता है वो होता है आपके स्टेबल एंजाइना में। और इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना के केस में ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है ये किसी इंजरी के कारण यदि ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है और उसके कारण बाहर एक थ्रोम्बस और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण क्या होगा, इसका जो ल्यूमन है वो और ज़्यादा नैरो हो गया, नैरो होने के कारण यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बिल्कुल मतलब माइनर सी हो गई, मतलब बहुत ही कम आपका जो ब्लड का सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया। ओके, तो इस केस में आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना चेस्ट पेन ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ओके, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने के कारण जो चेस्ट पेन होता है वो क्या है आपका वेरिएंट एंजाइना। यूजली हैपन्स ड्यूरिंग रेस्ट। आपने देखा होगा ज़्यादातर आपने सुना है हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादातर नाइट में आते हैं। ओके, सो यूजली ड्यूरिंग द रेस्ट इज ऑफन सीवियर, ये काफ़ी सीवियर होता है एंड मे बी रिलीव बाय एंजाइना मेडिकेशन, और एंजाइना मेडिकेशन देने के बाद ही इसमें रिलीव होता है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स, these drugs act by increasing coronary blood flow and oxygen supply। एंजाइना के केस में क्या हो रहा था, जो हार्ट में ब्लड फ्लो है और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए तो एंजाइना का ट्रीटमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये ड्रग क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई को और ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगी। कैसे, ये जो आपका ब्लड वेसल है ना, इसके एंजाइना के केस में क्या हो गया था, ब्लड वेसल की साइज जो है वो रिड्यूस हो गई थी, है ना, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। बट यदि इन ड्रग के थ्रू उन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाए, रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स की साइज वापस बढ़ जाएगी और आपका जो ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर होने लगेगी जितनी की हार्ट को रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। So first one is nitrates, amyl nitrates, nitroglycerin, pentaerythritol, tetranitrate, isosorbide dinitrate। सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में टू कैटेगरीज आती हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। सो डाईहाइड्रोपायरिडीन में कौन सी ड्रग्स आती है, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, फैलोडिपिन, नाइकाडिपिन एंड नीमोडिपिन। एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में ये तीन कैटेगरी आती हैं, फिनाइल एल्काइलामीन जिसमें आती है बैरापेमल,
बेंजोथाइजापीन जिसमें आती है डेल्टियाजम एंड नॉन सिलेक्टिव बेप्राइडल हाइड्रोक्लोराइड. Third category is beta adrenergic blocking agents, propranolol, metoprolol, atenolol. Fourth category is potassium channel openers, nicorandil and pinacidil. And others, dipyridamole. These three categories are not included in your syllabus. तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंड remaining part will be covered in next lecture. Okay, thank you.